Now what makes India a federal country? ये भारत एक फेडरल कंट्री कैसे है? ठीक है. So we have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka faces so many problems of managing diversity. आगे देखा हमने कि बेल्जियम है, श्रीलंका है, बहुत ही छोटे कंट्री है, एरिया वाइज ऑल्सो एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज ऑल्सो. बट फिर भी उन छोटे कंट्रीज के अंदर भी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस को लेकर, एथनिसिटी को लेकर, रिलीजियन को लेकर. तो उनको मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था. ठीक है. तो व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजियंस एंड रीजन्स. और इनके कंपैरिजन में अगर हम भारत को देखें तो बहुत ही बड़ा देश है, एरिया वाइज, डाइवर्सिटी वाइज. ठीक है. लैंग्वेजेस अलग, रिलीजन अलग, रीजन ऐसे अलग अलग. तो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री. हमारे देश के अंदर पावर को किस तरीके से बांटा गया है. ओके. व्हाट आर द डिफरेंट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री. ठीक है. लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. बहुत ही पेनफुल और खून से भरे हुए पार्टीशन के बाद भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना. एंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री. और इंडिपेंडेंस के बाद ही सरदार पटेल जी ने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रजवाड़े थे, उनको भारत के धागे के अंदर पिरो दिया, उनको भारत के साथ जोड़ दिया, उनको कन्विंस करके. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. और कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया कि इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे स्टेट्स एक दूसरे के साथ यूनाइट हुए. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. भले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन नाम का कोई वर्ड नहीं है, बट फिर भी इंडियन यूनियन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, भारत के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, वो एक फेडरलिज्म की ही कैरेक्टरिस्टिक है कि इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म इन द होल वर्ल्ड. ठीक है. Let us go back to the 7 features of the federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provision of Indian Constitution. जो 7 फीचर्स हमने डिस्कस किए फेडरलिज्म के, वो सारे के सारे फीचर्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैंड टू हैंड चलते हैं. हमने एक भी फीचर का उल्लंघन नहीं किया. वो सारे के सारे फीचर्स भारत की गवर्नमेंट, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखते हैं. The constitution originally provided for a two-tier system of government, that is the union government or what we call central government, representing union of India and the state government. वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 लेवल के बारे में या 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखा गया है. एक यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दूसरी स्टेट गवर्नमेंट. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayat and municipalities. फिर बाद में एक तीसरी लेवल को ऐड किया गया फेडरलिज्म के भारत के अंदर, जिसको पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं. एंड एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिस्डिक्शंस. और किसी भी फेडरेशन के अंदर जैसे होता है, वैसे ही ये जो अलग अलग टायर्स है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इनका सेपरेट ज्यूरिस्डिक्शन है. इनको सेपरेट या अलग से अथॉरिटी दी गई है कोई भी डिसीजन लेने के लिए. हर बार उनको अपने से बड़ी गवर्नमेंट को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर there is threefold distribution of legislative power कि अगर किसी गवर्नमेंट को, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाना है नया, या लॉ में फेरबदल करना है, तो कुछ लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आते हैं और कुछ सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आते हैं कि भाई कौन कौन से मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है और कौन कौन से मैटर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का अपना इंडिपेंडेंट मेथड होगा. सो देयर आर 3 लिस्ट. ये लिस्ट उन चीजों की है कि किन चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है और किन चीजों में स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है. ओके. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिसके बारे में खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए. ठीक है. इसलिए उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं. ओके. एंड दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस. पूरे कंट्री से इससे इंपैक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, एटसेट्रा.
ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर खाली यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। They are included in this list because we need a uniform policy on this matter throughout the country. ये यूनियन लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि पूरे देश के अंदर पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स में तो यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इसमें अलग अलग स्टेट के हिसाब से भेदभाव नहीं चलेगा, वरना तो देश ही नहीं रहेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस मैटर्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेली लॉ बना सकती है रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट विच आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें खाली और खाली यूनियन गवर्नमेंट ही डिसीजंस ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट में उनमें कोई रोल प्ले होता नहीं है। नाउ सर्टेन सब्जेक्ट दे आर द मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। And state list contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. ठीक है, जो स्टेट लिस्ट है उसमें लोकल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं। लोकल लोग मतलब कि वो स्टेट के अंदर रहने वाले लोग, उससे पूरे कंट्री का कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली अपने पर्टिकुलर स्टेट को सब संभाले तो भी सही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, ओके, स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्या फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये सारी की सारी चीज है यूनियन स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। एंड बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। ओके, सॉरी, 1 मिनट, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। ओके, सॉरी। तो जो फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, इनके ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग से कानून बना सकते हैं। ठीक है, both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list, and if the law conflict with each other, the law made by the union government will prevail. ठीक है, और अगर इन दोनों के लॉज में कोई लोचा हो जाता है, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है, ठीक है, वही लॉ प्रिवेल करेगा, क्योंकि फिर वो पर्टिकुलर मैटर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम होती है। ठीक है, now what about the subject that do not falls in any of the three list? ओके, तीसरी लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट और मैरिज और ये सब जो था वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों की दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट हो। बट अगर दोनों के लॉज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आते, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ठीक है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन जब था तब ऐसा कुछ था नहीं, वो तो बाद में आया। तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। तो ये जो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जो इन तीनों में से मतलब कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट किसी भी लिस्ट में नहीं आते, ठीक है, उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट का होता है। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Okay, जो holding together federation होते हैं, okay, वो अपने constituent unit को equal power नहीं देते। Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. इसीलिए भारत के अंदर सारे के सारे states के पास एक जितना power नहीं है। ठीक है, some states enjoy a special status. कुछ states के पास special status होता है। Okay, and states such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India. तो ये जो स्टेट है इनके पास स्पेशल पावर्स है, ओके, जो भारतीय संविधान के मुताबिक उनको दिए गए हैं, आर्टिकल 371, ओके, ड्यू टू देयर पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि उनका सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस एकदम से अलग है। And these special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people. और ये स्पेशल पावर क्यों दिए गए हैं? ताकि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, जो सदियों से वहां पर रहते हैं, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, और इन लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, Indians who are not permanent resident of the state cannot buy land or house here. कि भारत के लोग
जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है इन स्टेट्स के, वो यहाँ पर हाउस या जमीन नहीं खरीद सकते, जैसा कि कश्मीर के अंदर था। ठीक है, कश्मीर के अंदर बाहर के स्टेट वाले लोग ना मकान खरीद सकते थे ना जमीन खरीद सकते थे। ठीक, सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। ओके, वैसे ही प्रोविजन भारत के दूसरे स्टेट्स के लिए भी है। देयर आर सम यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन व्हिच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। ये भारत के यूनिट, मतलब कि इंडियन यूनियन के जो छोटे यूनिट है, बहुत ही कम पावर है। कुछ रीजन ऐसे भी हैं, these areas which are too small to become an independent state but which could not have been merged with any of the existing states। ये जो एरिया थे उसको अलग से स्टेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो साइज में बहुत ही छोटे हैं, पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ठीक है, और दूसरे किसी स्टेट के साथ भी मर्ज किया जा सकता नहीं है। So these areas like Chandigarh, Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories। तो इन एरियाज को, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है या फिर दिल्ली है, इनको यूनियन टेरिटोरीज बोलते हैं। एंड दिस टेरिटोरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट। कि इन टेरिटोरीज के पास, एक स्टेट के पास जितना पावर होता है ना उतना नहीं होता। तो फिर इन यूनियन टेरिटोरीज को गवर्न कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनियन टेरिटोरीज को गवर्न करती है। कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज। कि इन एरियाज को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होते हैं। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये जो पावर शेयरिंग है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। कि ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो अगर ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है इसके अंदर कोई बदलाव लाना है या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर अगर कोई बदलाव लाना है, तो मात्र और मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बदलाव आएगा नहीं। ओके, इट अलोन कैन नॉट मेक चेंजेस ऑन इट्स ओन। ठीक है, any change to it has to be first passed by the houses of the parliament with at least 2/3 majority। ठीक है, कोई भी अगर बदलाव लाना है इन चेंजेस के अंदर या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, तो दोनों हाउसेस को, मतलब कि लोकसभा को और राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी के साथ हाँ में बदलाव लाना पड़ेगा। मतलब कि अगर यस में वोट मिलते हैं 2/3 तब जाके बदलाव आएंगे। एंड देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। और पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कराने के बाद हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब कि जितने भी भारत के स्टेट्स है उसमें से आधा से ज्यादा स्टेट के एमएलए जो है, ओके, असेंबली मेंबर्स जो है, वो भी अगर उसको मंजूरी दे दे तब जाकर ये बेसिक जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर कोई बदलाव आ सकता है। ओके, वरना किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि इस मैटर में खाली सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली चाहकर भी कोई भी बदलाव ला सकती नहीं है। पहले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से बिल पास करना पड़ेगा, फिर आधे से ज्यादा स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो भी अगर इस बिल को मंजूरी दे दे, तभी ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, द जुडिशियरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। ठीक है, जुडिशियरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ना। अगर गवर्नमेंट ने लॉ पास कर भी दिया बट वो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो कोर्ट के पास इतना पावर होता है कि वो लॉ को नल एंड वॉइड कर दे, टर्मिनेट कर दे उसी पल। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। ठीक है, पॉलिटिकल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकती है। The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government। यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास रिसोर्स रेज, मतलब कि पैसे कमाने के लिए टैक्सेस लगाने का हक या अधिकार होता है, क्योंकि विदाउट टैक्सेस या विदाउट मनी एक देश को नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लोगों के ऊपर टैक्स डालकर उनसे टैक्स वसूल कर सकती है। ओके, टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, ताकि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। ठीक है, एनी क्वेश्चंस?
ओके